हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 5th चैप्टर। आई होप आपने पहले 4 चैप्टर से उसके नोट्स बना लिए होंगे और वीडियो अच्छे से देखा होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हो है 5th चैप्टर। और 5th चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक ज़रूरी बात याद दिलानी है। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक करते रहिए। ठीक है, ताकि मुझे आगे की वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिले। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। 5th चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो प्रमुख परिमंडल कौन से हैं पृथ्वी के, तो ये देखेंगे आप। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है। तो क्यों रह सकता है जीवित यहाँ पे, तो उसके लिए जीवित रहने के लिए क्या क्या तत्वों की आवश्यकता है। तो उसके लिए भूमि, जल, हवा, ये सभी चीज़ों की आवश्यकता है जो हमें सिर्फ पृथ्वी पर ही मिल सकती है। ठीक है, अभी तक तो ऐसे ही बताया जाता है कि पृथ्वी पर ही ये सभी चीज़ें हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, या कोई भी जीवित प्राणी के लिए या वनस्पति के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भूमंडल बोलते हैं, जिस पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, फिर गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल। ओके, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें भी पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल को सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल, जलवाष्प में सम्मिलित हैं। फ्रेंड्स, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। भूमंडल क्या है, उसमें क्या क्या आता है, फिर वायुमंडल क्या है, फिर जलमंडल क्या है, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। मतलब स्थल, जल और हवा, ये तीनों भी जहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, जीवमंडल बोला जाता है। तो अभी पहले देखते हैं कि भूमंडल क्या है। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ठीक है, जिस पर हम लोग रहते हैं, मतलब भूपर्पटी, सबसे ऊपर की जो लेयर है उसको भूपर्पटी बोला जाता है, जिसमें चट्टान तथा मिट्टी की पतली परतों को का बना होता है ये भूपर्पटी, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। तो कौन सी लेयर में पाए जाते हैं, ऊपरी लेयर में जो है भूपर्पटी। ठीक है, पृथ्वी के सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। महाद्वीप मतलब क्या, जिस जमीन पर हम लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, महाद्वीप बोला जाता है। और महासागरीय बेसिन क्या रहेंगे, वो महासागर नहीं होते। महासागरीय बेसिन मतलब अभी ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, जिस पर हम लोग रहते हैं, और यहाँ पे महासागर है सपोज। ठीक है, यहाँ पे है महासागर, तो ये इसका निचला जो स्थान है, ठीक है, जो लेयर है, मतलब जो ज़मीन की लेयर है, तो उसको क्या बोलते हैं, महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये हम लोग देख सकते हैं। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये आप कमेंट में बता दीजिएगा मुझे कि सभी जो भूभाग है विश्व के वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्या। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। ठीक है, जो तल होता है वो सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। ठीक है, मतलब जो पानी रहता है वो उसका समुद्र तल रहता है, तो वो क्या माना जाता है, समान होता है सभी जगह, तो उसको शून्य माना जाता है। और वहाँ से किसी भी स्थान की ऊंचाई जानने के लिए क्या करते हैं, वहाँ से उसकी ऊंचाई, उस क्षेत्र की ऊंचाई जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है प्रशांत महासागर, यहाँ पे अटलांटिक महासागर, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे आशिया है, प्रशांत महासागर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सभी जो महाद्वीप और महासागर है, ठीक है, ये महासागर देखो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए। जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है वो कितना ऊंचा है समुद्र तल से,
8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, ठीक है, जिसकी गहराई कितनी है? 11,022। ओके। क्या आपने कभी कल्पना की है समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है क्या? तो ये बात आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। महाद्वीप क्या है? महाद्वीप देखो 7 महाद्वीप है टोटल पृथ्वी पर। कौन से हैं? ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग किए हुए हैं, ठीक है। विस्तृत जलराशि मतलब जो भी महासागर है हमारे, जैसे कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, तो इनसे ये अलग किए गए हैं। ये महाद्वीप कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है, जो हम लोग ने अभी देखे थे, ठीक है। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है अफ्रीका, यूरोप, फिर ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ओके। और ये किससे अलग है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और कुछ छोटी छोटी और भी जलराशियाँ हैं, उनसे ये अलग किए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक 1 बाय 1। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। टोटल पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसके 1/3 भाग में क्या है? एशिया है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में, ऐसे यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो ये कर्क रेखा जो है ये एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। पश्चिम में मतलब यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पे यूराल पर्वत है, ठीक है, जो इसे यूरोप से अलग करती है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। सेकंड है यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अभी हम लोग ने देखा कि यूराल पर्वत से अलग किया गया है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त मतलब जो ऊपर का 66 डिग्री एंड हाफ जो है वो इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। क्या है? ये 3 तरफ से जल से घिरा है। कौन सा? यूरोप। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। आप बताइए मुझे, ठीक है, कौन सी जलराशियाँ हैं तीनों तरफ यूरोप के। उसके बाद है अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप से लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। इसके लिए बहुत बड़ा भाग जो है अफ्रीका का, तो बहुत मतलब उष्ण रहता है और बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ये महाद्वीप से होकर कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत वृत्त और मकर, तीनों भी रेखाएं गुजरती हैं। कौन से महाद्वीप से? तो अफ्रीका महाद्वीप से। उसके बाद सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। ये महाद्वीप चारों तरफ समुद्र एवं महासागरों से घिरा है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ये है जो महाद्वीप है जो चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है? तो वो है अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद में विश्व की सबसे लंबी नदी नील, लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है, ठीक है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में क्या है? पनामा स्थल संधि है, ठीक है। यहाँ पे देखो पनामा स्थल संधि। स्थल संधि क्या होती है? स्थल का एक भाग संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भूभागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसको स्थल संधि बोलते हैं। और जल संधि क्या होता है? पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। जैसे कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी है जल संधि? आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद है ये महाद्वीप जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, वो पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। उत्तर की तरफ और पूरे पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है।
ठीक है, तो उनके भी नाम आप बता दीजिएगा ताकि आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। मैप में आप अच्छे से देख लोगे कि कौन से महाद्वीप है, उनके आजू बाजू में जो भी सागर है, समुद्र है या महासागर है, कौन से है, तो आपको इजीली ध्यान में रहेगा। जबकि आप एटलास में देखते हो तो बहुत आसानी से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित है? दक्षिण अमेरिका के पूर्व में कौन सा है? सपोज है दक्षिण अमेरिका जो पूरी तरह से नीचे है। दक्षिण अमेरिका के पूर्व में कौन सा है? पूर्व में कौन सा है? अटलांटिक। और पश्चिम में कौन सा है? प्रशांत महासागर। फिर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो एंडीज है, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। जैसे कि यहाँ पे सपोज दक्षिण अमेरिका है तो यहाँ से यहाँ जो फैली है तो वो है एंडीज़। फिर दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ पे बहती है? नील नदी है जो अफ्रीका में बहती है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है, वो दक्षिण अमेरिका में बहती है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। फिर है ऑस्ट्रेलिया जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसके लिए इसे क्या बोलते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। हाँ, जो हम लोग ने देखा नहीं था, जो निचली तरफ है। ये देखो यहाँ पर है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये देखो यहाँ पे है अंटार्कटिका जो दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। हाँ, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ठीक है, चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ होता है। ठीक है, यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, भारत के भी 2 शोध संस्थान यहाँ पे हैं जिनका नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। ठीक है, दूसरा है जलमंडल। ओके, तो कितना जल है पृथ्वी पर? तो ये देखो यहाँ पे महासागरों में 97.5% और अलवण जल जो है, महासागरों में लवण जल होगा, मतलब जो खारा जल होगा वो, और अलवण जल जो है 2.5 वो बाकी जल राशियों में उपलब्ध है। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का लगभग 71% जो 71% भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है और 29% भाग ही स्थलमंडल है। ठीक है, जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है जैसे कि नदियाँ, झील, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प जो भी है, मतलब पानी की जो भी अवस्थाएं है तो उसमें जो भी जल है तो वो कितना है? टोटल पृथ्वी पर 71% है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। मतलब महासागर कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर वगैरह। तो इनमें क्या है? 97% पानी है। ठीक है, और वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। ठीक है, शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों और हिम नदियाँ तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, बर्फ की परत मतलब क्या? जैसे कि अंटार्कटिका में है। फिर हिम नदी मतलब गंगोत्री ग्लेशियर वगैरह है वहाँ पे। फिर भूमिगत जल मतलब भूमि के नीचे जो जल रहता है उसको भूमिगत जल के नाम से जाना जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो कि मनुष्य के इस्तेमाल में आता है, मतलब जो खारा ना हो, जो महासागरों में ना हो। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, फिर महासागर कौन से हैं? ये महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है जो एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं। ठीक है, महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। कौन सी गतियां हैं महासागरीय जल की? तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। ठीक है, बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर है जैसे कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे एक करके हम लोग देखते हैं। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर ये फैला है। जैसे कि एशिया महाद्वीप जो है पृथ्वी के स्थल
के आधार पर देखा जाए तो टोटल जो पृथ्वी का स्थल भाग है उसके 1/3 क्षेत्र पर फैला हुआ था, वैसे ही प्रशांत महासागर जलराशि जो है वो 1/3 भाग पर फैली हुई है पानी के। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, ठीक है। ये उसका शेप भी पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर कैसा है, तो वो वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे उत्तर अमेरिका, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, इन चारों के बीच में ये स्थित है, ठीक है, यहाँ पे स्थित है। ओके, उसके बाद है अटलांटिक महासागर, जो विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा एस के अक्षर के आधार पर है, आकार का है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे यूरोप और यहाँ पे अफ्रीका, इनके बीच में अटलांटिक महासागर है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका तथा पूर्व किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है, ठीक है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। दंतुरित मतलब यहाँ पे देखो, ये डबलिन, बेलफास्ट, ये दंतुरित तटरेखा यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो ये अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। मतलब बोट वगैरह जो रहते हैं या व्यापार करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं व्यापार की दृष्टि से, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा व्यस्त महासागर है। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ज़्यादा व्यस्त महासागर है, तो अटलांटिक महासागर ज़्यादा व्यस्त है क्योंकि उसकी तटरेखा जो है वो दंतुरित और अनियमित है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, मतलब भारत के नाम पर पड़ा है। भारत का नाम क्या था, मतलब अभी भी बोलते हैं हम लोग कि हिंदुस्तान, ठीक है, तो उसके नाम से हिंद महासागर का नाम पड़ा है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, ठीक है, मतलब ऐसे। इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में क्या है, अफ्रीका है, और पूर्व में क्या है, ऑस्ट्रेलिया स्थित है, ठीक है। दक्षिणी महासागर जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है, ठीक है। यहाँ पे अंटार्कटिक महाद्वीप है और यहाँ पे क्या है, दक्षिणी महासागर है, ठीक है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है। फिर एक बचा आर्कटिक महासागर। यह उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है, ठीक है। बेरिंग जल संधि किसे कहा जाता है, तो प्रशांत महासागर से जुड़ा है। ये आर्कटिक महासागर तो किससे जुड़ा है, बेरिंग जल संधि से जुड़ा है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है, ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल। हमारी पृथ्वी के चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल है, उसको क्या कहा जाता है, वायुमंडल, जिसमें बहुत सारी गैसेस रहती है या वायु रहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण और अटूट भाग है क्योंकि वही जीवन प्रदान करती है, ठीक है। ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है, ठीक है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। कितना, 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। कितने इसमें बांटा जाता है, 5 परतों में, ठीक है। कितनी परतें हैं, 5 परतें। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्षोभ मंडल है जिसमें हम लोग पैराशूट उड़ा सकते हैं, एरोप्लेन जाते हैं, वो क्षोभ मंडल है। उसके बाद में है समताप मंडल जिसमें लाइटनिंग वगैरह होती है। फिर मध्य मंडल जिसमें हम लोग रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं। फिर आयन मंडल जिसमें सैटेलाइट होते हैं। फिर बहिर्मंडल, ठीक है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना हुआ होता है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% होता है, ठीक है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% होता है, मतलब टोटल के 78% नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन 21% होता है तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन वगैरह ये 1% ही होता है, ठीक है। तो ये कभी कभी एग्जाम में आता है कि कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, ठीक है। हमें जो मानव प्रजाति है उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी
के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे पृथ्वी गर्म होती है तथा यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। लेकिन ये तो है, बट कार्बन डाइऑक्साइड अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आपको जब टाइम मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और अपनी पृथ्वी को कार्बन डाइऑक्साइड से बचाएं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। घनत्व मतलब क्या, एकदम 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 ऐसे पास पास में ऐसे बोल सकते हो। जैसे जैसे समुद्र से ऊपर जाए तो वो एकदम ऐसे पतला हो जाता है। ठीक है, घनत्व कम हो जाता है उसका। ठीक है, घनत्व मतलब आप एक समझ सकते हैं कि समुद्र तल के यहाँ पे एक स्थायु पदार्थ है और ऊपर जाने के बाद वायु, मतलब ऐसा नहीं होता, बट मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जिसके जो अणु हैं वो एटम्स है वो एक दूसरे को चिपके रहते हैं और बाद में जैसे जैसे ऊपर जाए तो वैसे स्प्लिट होते जाते हैं। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। ठीक है, आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो यही रीज़न है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम देखो यहाँ पे दिया है वायुमंडल है, ये है वायुमंडल, ये है वायुमंडल, ये स्थलमंडल है। ठीक है, और ये क्या है, ये है जलमंडल। ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता जाता है। ऊपर की ओर जाने पर घनत्व कम हो जाता है, तापमान घट जाता है। ठीक है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। ठीक है, वायुमंडल क्या करता है, पृथ्वी पर हमेशा दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। ठीक है, हम लोग अभी नेक्स्ट एनसीईआरटी जैसे जैसे होगी तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन से लेयर में या विषुववृत्त से कहाँ पर जाने में कितना दबाव होता है और कहाँ पे कम होता है, कौन सी स्थिति में कम दबाव आता है, कौन सी स्थिति में ज़्यादा, और ज़्यादा वायुदाब होने से क्या हो जाता है उसका परिणाम। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे बाद में। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ये हमेशा ध्यान में रखो, जहाँ से ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ से कम प्रेशर वाले क्षेत्र में कुछ भी चीज़ बहती है। तो वैसे ही गतिशील वायु को क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। ठीक है, फिर है जीवमंडल। जीवमंडल क्या बताया था मैंने, जहाँ पे वायुमंडल, जलमंडल और भूमंडल तीनों एक साथ मिलते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, जीवमंडल। ठीक है, जीवमंडल स्थल, जल, हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। वहाँ पर ही जीवन मौजूद हो सकता है जहाँ पे स्थल है, जल है और हवा है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में भी पाई जाती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जीवमंडल मतलब जहाँ पर हम लोग रहते हैं, वनस्पति आती है, जो भी चीज़ें होगी वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, जीवमंडल। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, जंतु जगत और पादप जगत मतलब वनस्पति। ठीक है, और जंतु मतलब प्राणी। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। कौन से तीन परिमंडल, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। ठीक है, इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लिए लायक नहीं है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे मतलब जीवमंडल में जो भी परिमंडल है जैसे कि भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, तीनों भी एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया करते हैं। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों में जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो वायु को प्रदूषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण क्या हो जाता है, पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस गैस में हम लोग कौन सा गैस यूज़ करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसे भूमंडलीय तापन भी कहा जाता है। भूमंडलीय तापन मतलब क्या, पृथ्वी का तापन। ठीक है, इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल क्या है,
फिर भूमंडल में क्या क्या कौन से महाद्वीप है, जलमंडल में कौन से महासागर है, वायुमंडल में कौन सी परतें हैं।